पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ऑटोमेटिक वाहन फिटनेस टेस्ट की मशीन लगाने के निर्णय का विरोध हुआ शुरू। रुद्रपुर में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कमल जिंदल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आपने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाई रणनीति, कहा हर हाल में आप जीतेगी गुजरात चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी दृष्टिकोण से बनाए गए 19 जनपदों के जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रुद्रपुर से वरिष्ठ भाजपा नेता और स्वयंसेवक कमल जिंदल को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। कमल जिंदल के जिला अध्यक्ष मनोनीत होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। रुद्रपुर में जिला अध्यक्ष कमल जिंदल का पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इस महत्वपूर्ण जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और पार्टी नेतृत्व ने माननीय मुख्यमंत्री विश्वास जताया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्ण निष्ठा पूर्ण साथ पार्टी के साथ हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, भी निकाय चुनाव है उसका 2024 का चुनाव। लेकिन जिस प्रकार प्रदेश के अंदर देश के अंदर मोदी जी के नाम की लहर चल रही है, जो विकास कार्य मोदी जी ने कराया और आगे उसका सिंघावी जी करा, उस विकास कार्यों के सारे बूथों पे हम पार्टी को मजबूत करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा बूथों पे जाके पार्टी की बैठक करेंगे, सेक्टरों में जाके शक्ति केंद्र में जाके पार्टी की बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि आम जनताओं के जो काम है निष्ठा के साथ उनके काम है। धर्मनगरी हरिद्वार में देव दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हर की पैड़ी पर हजारों दीपक जलाकर घाटों को रोशन किया गया। गंगा सभा श्रद्धालुओं की ओर से जलाए गए हजारों दियों से हर की पैड़ी का नजारा भव्य और अलौकिक हो गया। मान्यता है कि गृहस्थ लोगों की दीपावली से अलग कार्तिक मास की पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली मनाई जाती है। सभा परिवार है, चाहे वो ज्वालापुर से हो, कनखल से हो, सभी यहाँ एक हो गए हैं और हमारा यही एक मिशन, यही संदेश है जो दीपावली खाली हरिद्वार में नहीं, आगे चल के पूरे भारत में मनाई जाएगी। यही आगे चल के हमारा प्रयास होगा। पहले भी ये प्रयास किया था, इस बार हमने जो ये दिवाली जो आप देख रहे हैं बहुत भव्य मनाई गई है। यहाँ भी नहीं, आप सुभाष घाट पे देखे, आगे देखे, पूरे हरिद्वार में मनाई जा रही, जितने भी घाट है। और आगे हमारा प्रयास है पूरे भारत में दीपावली मनाई जाएगी। इसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने, हमारे महामंत्री जी ने कल हमसे एक मीटिंग रखी थी कि आगे चल के हम जो है इसको भव्य और दिव्य बनाएंगे। हमारे यहाँ 2 दीपावली बताई गई हैं। जो गृहस्थियों की दीपावली, पारिवारिक दीपावली, वो तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाई जाती है, परंतु आज उससे भी बड़ी जो देव दीपावली है, देवताओं की दीपावली है, जो तमाम भूमंडल पर मनाई जाती है, उसका दिन आज है। 31,000 दीपकों से गंगा जी का सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जिससे बहुत ही दिव्य और भव्य अलौकिक माँ गंगा का श्रृंगार होगा। निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने उत्तराखंड में ऑटोमेटिक वाहन फिटनेस टेस्ट की मशीन लगाने के निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने कहा कि उत्तराखंड में ऑटोमेटिक फिटनेस मशीन लगाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि उत्तराखंड में सभी कमर्शियल वाहनों को फिटनेस प्रमाण फिटनेस मशीन के माध्यम से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सभी कमर्शियल वाहनों की फिटनेस मशीनों के माध्यम से होना संभव नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य है और पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों और सड़कों की हालत को देखते हुए उत्तराखंड में कमर्शियल वाहन की फिटनेस मशीन के अनुसार नहीं हो पाएगी, जिसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा एक आज आदेश आया, मैंने अमर उजाला के माध्यम से सुबह पढ़ा है कि अब जो भी गाड़ी है, जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ, इनकी फिटनेस मशीन के माध्यम से होगी और वो मशीन जो यंत्र है वो अपना डोईवाला में लगेगा और एक जगह रुद्रपुर में लगेगा। 2 जगह पे स्थापित कर रहे हैं उत्तराखंड में और सारी गाड़ियाँ जितनी भी उत्तराखंड की है, इनकी फिटनेस वहाँ पे मशीनों में की जाएगी, जिससे हम लोगों के अंदर काफ़ी, हमारे लोगों में काफ़ी इस चीज़ का विरोध है, क्योंकि मशीनों के अंदर जब ये लगेगी तो अभी जो मेरे को ज्ञात हुआ कि दिल्ली में एक जगह ऐसा है कि मशीनों के अंदर ही गाड़ियों की फिटनेस होती है और उसमें गाड़ियाँ जिस प्रकार से हम लोगों की यहाँ पे परिस्थिति, पहाड़ की भौगोलिक स्थिति, हमारी सड़कों की पूरी डिफरेंट है, उस हिसाब से हमारी गाड़ियों के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे पूर्व से चलता आ रहा है उसी ढंग से चलती रहे।
सितारगंज सिडकुल की जायडस कंपनी के वर्करों ने शहर में अपनी मांग को लेकर जुलूस निकाला। साथ ही शहर में जुलूस निकालते हुए उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उपजिलाधिकारी के माध्यम से कंपनी के वर्करों ने सीएम धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लिखा है कि जायडस वेलनेस प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी को गैर कानूनी तरीके से 18 जून 2022 प्रबंधक द्वारा बंद कर दिया गया था। कंपनी बंद होने पर 1200 मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया था। ज्ञापन में लिखा है जायडस वेलनेस कंपनी की अवैध बंदी पर माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने 30 सितंबर 2030 के अपने आदेश में राज्य सरकार से बंदी के अवैध घोषित कर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक कंपनी बंदी को अवैध घोषित कर कंपनी चालू करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो है माननीय श्रम सचिव से भी जो है हमने अवैध बंदी के बारे में उनको सारी चीज़ें बताई, उनको ज्ञापन भी सौंपा, बीच में उनसे अपने सारी चीज़ें उनके समक्ष रखी है। और हाई कोर्ट का भी जो है आदेशों का जो है हाई कोर्ट के भी निर्देश दे दिए गए थे श्रम सचिव जी को कि भाई ये अवैध बंदी है और इस तरीके से जो कंपनी है उसको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि 1200 मजदूरों की जो कंपनी है तो इसमें अगर कंपनी प्रबंधन को जाना ही था तो वो 90 दिन पहले राज्य सरकार से और श्रमिकों से जो है नोटिस पीरियड जो है उसको देता और अपना जो है पक्ष रखता, लेकिन उसने जो श्रम कानून है उनका उल्लंघन किया है और इस वजह से उनको माननीय जो न्यायालय है उन्होंने जो है अवैध बंदी घोषित करने के लिए श्रम सचिव को 30 दिन का टाइम दिया था, तो इन्हें अभी तक जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो इस वजह से हमारी जो रैली है सितारगंज से चली है और हम अभी SDM साहब के कार्यालय में जाके उन्हें ज्ञापन करेंगे। 17 जून से बंद हुई थी, उसके बाद में अभी ये मामला एक प्रकार से जो हाईकोर्ट ने श्रम सचिव को आदेश दिए थे, ये पूरा मामला राज्य सरकार के हाथ में आ गया और राज्य सरकार जब चाहे तो इसको कभी मतलब अपने कम समय में लेते हुए इसको अवैध बंदी घोषित कर सकती है, जबकि अब मामला पूरा राज्य सरकार के पास में आ गया हमारा और तब ये टाइम दिया जा रहा है। तो साफ मंशा राज्य सरकार की इसमें दिख रही है कि वो जो युवाओं की रोजगार की बात करती है और आज जो 1200 लोग यहाँ पे बेरोजगार हो गए हैं, पहले रोजगार आ नहीं रहा, तो कहाँ से रोजगार नहीं। देखो उनसे हमारी वार्ता कंटिन्यू होती रहती है, हम जाते भी रहते हैं उनके पास में, यहाँ के माननीय क्षेत्रीय विधायक और माननीय मंत्री भी और क्षेत्र के चेयरमैन हर किसी के पास हमारा संपर्क हुआ। तरफ से आश्वासन ये मिला था कि पहले भी उन्होंने बोला था कि मेरे क्षेत्र का मसला है, मैं इसमें ध्यान दूंगा, इसको करूँगा, लेकिन आज 5 महीने होते जा रहे हैं। हमें लगता है कि मंत्री जी भी कहीं ना कहीं मतलब उसको करना भी चाह रहे हैं तो तय दिल से इसको खुल के नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि 5 महीने आप खुले आसमान के नीचे 24 घंटा जब करना दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा समय होता है, 5 महीने कम नहीं होते। आज हम 5 महीने हमें कंप्लीट होने को जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी था कि अभी अवैध बंदी नहीं होती है तो फिर हम इसको घोषित करते हैं। अब पूरा मसला है राज्य सरकार के हाथ में है, तो हमें लगता है कि अगर आप युवाओं के रोजगार उत्तराखंड से युवाओं की बात करते हो तो ये सब जल्दी से जल्दी घोषित हो जानी चाहिए अवैध। चमोली जिले के नंदप्रयाग घाट भेटी मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों ने घटिया गुणवत्ता का कार्य होने का आरोप लगाया है, जिस पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कई बार कार्यवाही के लिए शासन प्रशासन से भी कहा गया, पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। ये डामर देख सकते हैं आप, भेटी रोड का डामर, और ये हाथी से उखड़ रहा है। ये मिट्टी में डंप खाली ऊपर से कंक्रीट फेंक रखे हैं, इसमें कोई तार तो कुछ है नहीं। मिट्टी में हो रखा डामर, ये इसमें गिट्टी गुट्टी कुछ नहीं है, ये मिट्टी में हो रखा डामर। ये देख सकते हैं आप, मिट्टी में हो रखा है डामर। ये हमारे भरत भाई, ये डामर, ये हाथी से जा रहे हैं उधर, ये है डामर। आप देख सकते हैं डामर, ये हो रखा डामर पूरा उखड़ रहा है, ये हो रखा है। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में जिला विकास अधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भेजी गई। महाविद्यालय ने नव निर्मित भवनों में बहुत अनियमितताएं हैं, भवन की छतों में सीलन है और घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। जांच कमेटी ने अनियमितताओं के सभी बिंदुओं पर जांच की। इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया कि निर्माणाधीन भवनों में छत में सरिया, सीमेंट और कंक्रीट के साथ साथ प्लास्टिक के कट्टों को भी दबाया गया है। इस पर जांच कमेटी द्वारा 2 जगहों पर छत की खुदाई की गई और दोनों जगहों पर जांच समिति को प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए। महाविद्यालय में अवैध तौर पर मिट्टी का खनन कार्य किया गया है। शासन प्रशासन सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है। जांच के उपरांत जांच समिति ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल को भेज दी जाए। अधिकारी द्वारा भेजी गई कमेटी महाविद्यालय में आई और उन्होंने देखा कि महाविद्यालय में किस प्रकार की अनियमितताएं हैं। आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय में दोनों भवन निर्माणाधीन हैं और जो अभी हैंडओवर भी नहीं हुए हैं, और उनमें से सीलन और एक में तो आप देख सकते हैं कि जो छत है, छत के अंदर कट्टे तक भरे गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे विधायक जी हैं और जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो कई बार विजिट कर चुके हैं, शासन प्रशासन के लोग विजिट कर गए हैं, लेकिन फिर भी अनियमितताएं हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो कालाडूंगी विधानसभा का एकमात्र महाविद्यालय है वहाँ किस प्रकार की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय में तमाम जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें भयंकर अनियमितताएं हैं और फिर भी शासन प्रशासन सोया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर जो ये मिट्टी तक ये जो एक प्रांगण की कॉलेज महाविद्यालय के प्रांगण की मिट्टी थी ये भी उस कार्य में यूज की गई है, जबकि उसका पैसा उन्हें शासन के द्वारा अलग से दिया जा रहा था। तो हमारा यह मांग है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सभी धरने के लिए बाध्य होंगे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जो है यहाँ पे एक कोटाबाग महाविद्यालय की जांच के लिए हमें भेजा गया है। तो जांच के लिए हमने जो है यहाँ पर हमारी जो टीम है तकनीकी उसमें लोग भी हैं और जो शिकायतकर्ता भी उसमें शामिल हैं और यहाँ पर विद्यालय प्रशासन वाले भी हैं और जो कार्यदायी संस्था है उसके जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो बिंदु यहाँ पर शिकायत पर उठाए गए थे जिसमें एक पुराने भवन में जो है पानी टपकने की दिक्कत थी और नए उस वाले में सरिया दिखना और सीमेंट के उसमें जो है कट्टे उसमें साइड में डाले गए, इस तरह की जो उसमें शिकायतें थी उसकी यहाँ पर जांच की गई है। और जो टपकने वाला जो पुराने भवन था चूँकि वो NPCC उसमें कार्यदायी संस्था है तो उनके प्रतिनिधि अभी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो वहाँ पर हालांकि हमारे कमेटी द्वारा उसके भवन का निरीक्षण कर लिया गया है और अपनी जांच हम शीघ्र ही उसको उपलब्ध करवा देंगे। इस जो दूसरा भवन है जिसमें हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर मंडी परिषद के उपलब्ध हैं तो उनके सामने जांच की गई है और जांच में जो तथ्य शिकायत में जो बिंदु रखे गए थे कि जिसमें सरिया दिख रही है। उत्तराखंड के सीमांत गांव के नाम पर राजनीति तो जमकर हो रही है, लेकिन आज 72 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के तोलमा गांव में सड़क नहीं बन पाई है। 5 किलोमीटर पैदल रास्ते से चलकर ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सफर तय करना पड़ता है। यहाँ पहुँच रहे पर्यटक भी अब सड़क की गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ को पलायन से बचाने के लिए बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, वहीं जब इन सीमांत गाँव में ग्रामीण इनको आबाद रखे हैं, बावजूद इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी सहित पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी उदासीनता के चलते जमकर कोसा है। तोलमा एक भले ही छोटा गांव हो पर तोलमा के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। हम यहाँ पे वापस आना चाहेंगे पर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है सड़क में चढ़ने की, क्योंकि हम तो शहरी हैं, हम गांव वाले जितने ताकतवर नहीं हैं हमारे पैर और इतने हमको मेहनत हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उनकी तोलमा के लिए थोड़ी सी भी सड़क बन जाए, क्योंकि ऊपर की 3 किलोमीटर से ज़्यादा की चढ़ाई है, अगर 1-2 किलोमीटर उतनी भी बन जाए तो बहुत आराम हो जाता है लोगों के लिए, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर ऊपर कोई समझो कि गर्भवती महिला हो उसको अभी जाना हो तो उसको पालकी में बिठा के पूरा 3-3.5 किलोमीटर गाँव वालों को नीचे लेके आना होगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तोलमा के लिए सड़क बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम कृषि है, मैं बम्बई से आई हूँ और मैं यहाँ मेरा स्टडी करने आई थी, परंतु मैं तोलमा नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और वो 3 किलोमीटर की सड़क अभी तक बनाई नहीं है तो मैं नहीं जा पाई और मेरा स्टडी अधूरा रह गया। इतनी दूर आकर भी क्योंकि मैं मेरा स्टडी नहीं कर पाई, ये थोड़ी सी निराशाजनक चीज़ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार जल्द ही उधर एक सड़क बना दे ताकि हम अगली बार तोलमा जा सकें। उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, वो तोलमा गए। मैं दुर्भाग्यवश मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरा 2019 में एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और मैं चल नहीं पाती हूँ ज़्यादा आजकल, और तोलमा जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यहाँ एक बहुत रोचक बात मुझे ये लगी कि 25 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, लेकिन तोलमा का जो रोड है वो वैसे का वैसा ही है। माने उसमें न कुछ बढ़ोतरी हुई, न वो रोड कंक्रीट किया गया, तो गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ भी ऊपर नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है कि आप इतनी विकास की परियोजनाएं चलाते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना के आपने नदियों का सत्यानाश कर दिया है, इतने रोड वाइडनिंग के काम कर रहे हैं, एक 3 किलोमीटर की क्या सड़क नहीं बन पाती है? अगर वो सड़क बन जाती है तो गांव वालों के लिए कितनी सुविधा हो जाती है, टूरिस्ट कितना जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक्षा काबरा और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की छात्रा हूँ और हम यहाँ पे आए हुए हैं। तोलमा गए थे हम हमारे पढ़ाई करने के लिए और जाते वक्त हमने कई दिक्कतें
दिक्कतों का सामना किया। और सबसे पहला और सबसे बड़ा था वो सड़क था। यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी सड़क नहीं है, सड़क है ही नहीं, तो जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सोच रही थी कि मैं अपने परिवार के साथ आऊँ, लेकिन सड़क ही नहीं है तो मैं अपने परिवार को नहीं लेके आ सकती हूँ। और इससे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बूढ़े और बुजुर्ग है, जवान तो चल के जा सकते हैं, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं वो आना जाना नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका पैर फिसल के वो गिर जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। जैसे हम जब हम लाता भी गए थे, लाता जाते वक्त हमें बीच में एक आदमी मिला था, गांव का ही था, जिसके सिर पे चोट लग गई थी और खून बहा ही जा रहा था। और ना ही तोलमा में और ना ही लाता में, दोनों भी जगह मेडिकल फैसिलिटी जो बोलते हैं हम, उसकी सुविधा नहीं है, तो और सड़क भी सही नहीं है। तो गरुड़ क्षेत्र के सर्वाधिक आबादी क्षेत्र के गांव पुरड़ा के ग्रामीण आज भी उचित मार्ग की राह देख रहे हैं। वर्तमान में इस गांव को जाने वाला मोटर मार्ग खस्ताहाल स्थिति में है। आपको बता दें कि पुरड़ा ग्राम सभा में 9 तोक शामिल है। साथ ही लगभग 1200 ग्रामीणों की आबादी क्षेत्र का ये गाँव है। इस गाँव से सर्वाधिक स्कूली बच्चों सहित कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं का आना जाना होता है और इस खस्ताहाल मार्ग से आवाजाही को समस्त क्षेत्र मजबूर है। सर, रोड हमारी जिला पंचायत से खुदी थी, 1 साल हो गया इसको खुदे हुए। तो अब इसमें 5 से 6 तो स्कूल आते हैं इसमें रास्ते पर। और हमारा जो फील्ड है, ये स्कूल के जो खेलकूद होते हैं फील्ड पर ही होते हैं, तो बच्चों को भी आने जाने की दिक्कत है। बरसात में तो बहुत ही दिक्कत है। अभी तो हम पैदल जाने जैसा भी रास्ता हो रखा है। आप भी अभी उसी रोड से आ रहे हैं, आपको भी पता लगा होगा कि क्या हो रहा है। और छोटी गाड़ी आना बहुत मुश्किल है। जहाँ हमको 500 रुपये में हमारा काम होना है, वहाँ हमको 1000 रुपये देने पड़ते हैं गाड़ी वाले को। और पैदल जाने में भी बरसात में बहुत दिक्कत होती है इसमें। अगर इसमें सीसी मार्ग हमारा हो जाता तो हमारे ग्रामवासियों से लेकर जितने 8 से 9 स्कूलें चलते हैं, डिग्री कॉलेज के बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे LKG UKG के बच्चे जाते हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे जाते हैं, तो उनको भी इस चीज़ की दिक्कत ना होगी जाके। और अन्य हमारे यहाँ से ये मेन रास्ता जो है, ये हमारा डंगोली वजूला तक यहाँ से पहले लोग पैदल चलते थे, अभी भी चलते हैं। तो रास्ते के कारण गाँव की भी बदनामी होती है। और क्या कहते हैं, जो हमारा रास्ता है, लोग भी बोलते हैं कि यार इतने स्कूलें हैं इसमें और यहाँ रोड का ऐसा हाल है। प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ex-BSF हवलदार उमाराम ग्राम पुरड़ा, क्योंकि हमारे गांव की मेन समस्याएं यहाँ 3 जगहों से रोड होने के बाद भी लिंक, किसी भी रोड्स का कोई लिंक नहीं है। हमारे जिला पंचायत की जो भौरा से लेकर जंतर थान तक है, इसका भी कोई लिंक है। जबकि तो मिनी स्टेडियम पुरड़ा में है और वहाँ पर सारे खेलकूद जिला स्तरीय पे होते हैं और सारे खेलकूद में लोग भागीदार देते हैं अपना। जिस समय की यहाँ पर बहुत दिक्कत आने जाने के लोग को, और यहाँ से कम 10-5 गांव के बच्चे स्कूल को जाते हैं। कोई रोड की समस्या ठीक नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है रोड का। रामपुर से लेके पेट्रोल पंप तक जो हमारा लिंक मार्ग था रोड का, वो रोड भी अधूरा रह गया, जिसमें कि विधायक निधि में वो रोड हमारे चितौड़ के आधे 80 मीटर पर हमारा वो रोड रुका हुआ है। खबर जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड भिलंगना के कोटी गांव से है, जहां पर ग्रामीण नरेंद्र भंडारी ने सूचना अधिकार के तहत अपने गांव के पूर्व प्रधान से 24 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें विकासखंड स्तरीय जांच टीम ने गांव पहुंचकर निर्माण कार्यों की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान 2015 से 2018 तक के 10 बिंदुओं पर जांच की गई और बचे हुए बिंदुओं पर जांच जारी है। आपको बता दें कि गाँव के ग्रामीण नरेंद्र भंडारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत कोटी मगरो गाँव की विभिन्न कार्यों की रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें नहर, पुल, स्कूल की 4 दीवारी, ग्राम पंचायत भवन की जाँच मुख्य थी। मैं छत्तीसगढ़ में खंड विकास अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह भंडारी जी द्वारा जो है सूचना के अधिकार तहत जो है अभिलेख मांगे गए थे। तत्पश्चात उनके द्वारा जो है स्थलीय निरीक्षण हेतु मांग की गई थी। उसी क्रम में मैं आज 7/11/2022 को जो हूँ स्थल पर पहुँचा, अपनी टीम के साथ आया। मेरे साथ साथ खंड विकास अधिकारी, BDO पंचायत, JE RWD, JE पंचायत आदि उपस्थित हैं। उनके समक्ष मेरे द्वारा 10 योजनाओं का लगभग सत्यापन किया गया है, जिससे कि स्वयं शिकायतकर्ता नरेंद्र भंडारी द्वारा अभी आपके समक्ष ही संतोष व्यक्त किया गया है। अवशेष योजनाओं का जो अवशेष रह जाएंगी, आज कोशिश करूंगा 5-7 योजनाएं और करूंगा। उसके बाद जो अवशेष रह जाएंगे उसके लिए नेक्स्ट टाइम जो है इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है इसकी जाँच की जाएगी, पारदर्शिता रूप में की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पहले तो मैं आज विकासखंड भिलंगना की समस्त जांच टीम का धन्यवाद करता हूं, जो ग्राम पंचायत में आए हैं। और छोटे भाई नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने जो शिकायत थी और जांच की मांग की गई थी, तो जांच आज आप लोगों द्वारा, इनके प्रशासन द्वारा की गई है। और मेरे हिसाब से सब ये केवल बेबुनियादी हैं,
क्योंकि सिर्फ बात इस तरह की है कि छोटा भाई नरेंद्र भंडारी सबसे पहले तो गाँव में रहता नहीं है। दूसरी बात है कि मेरी मिसेज जो बनी थी प्रधान 2014 से 2019 तक वो रही है। 2019 में प्रधान बना हूँ और छोटा भाई नरेंद्र भंडारी जो है वो मेरे से हार गए थे। केवल चुनाव रंजिश है, बाद बाकी ये प्रशासन टीम आ रखी है, आपके सामने भी जांच की गई है, आपने भी सारे तथ्य देख लिए हैं और सब चीज़ जो है पूर्व प्रधान द्वारा जो कार्य किए गए संतोषजनक है। कालाडूंगी में गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये सिखों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। कालाडूंगी के पूरनपुर स्थित गुरुद्वारे में भी गुरु नानक जयंती को सिख समुदाय के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। यहाँ विगत 3 दिनों से अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे पहुँच रहे हैं। जो है पूरनपुर चकलुआ कालाडूंगी नैनीताल में स्थित है। यहाँ पर 3 दिन से अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और प्रत्येक वर्ष हम इसी दिन बहुत ही उत्साह के साथ इसका आयोजन करते हैं। आज भी इसका आयोजन किया जा रहा है। घर में डांट पड़ने से नाराज होकर घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही 2 नाबालिग लड़कियों को थराली पुलिस ने सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं इन्हीं नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवाल ब्लॉक के कोटेड़ा गाँव की 2 नाबालिग लड़कियां माता पिता की डांट से गुस्सा होकर घर से फरार हो गई थी। परिजनों द्वारा काफी ढूंढ खोज के बाद जब देवाल चौकी में गुमशुदगी की तैयारी दी गई तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सर्विलांस सेल की मदद से दोनों लड़कियों की लोकेशन प्राप्त और मेन गधेरे के पास से दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद किया। वहीं दोनों लड़कियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को बयान देते हुए उन दोनों ने बताया कि 2 व्यक्तियों द्वारा नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई। देखिए, देवाल से जो दोनों लड़कियां नाबालिग लड़कियां अपने घर से भागी हुई थी, उनको गिरफ्तार और बरामद कर लिया गया है और थाने में ला करके उनकी जब पूछताछ की गई तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है और इसके तहत जो मुकदमा अब पंजीकृत हुआ था उसके तहत जो नामजदों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ये चेकिंग के दौरान नारायणगढ़ क्षेत्र से इनको बरामद किया गया था और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।